आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं उमेश सिंह तंवर से, जो जैसलमेर से यूआईटी एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से जिला अध्यक्ष हैं। जी उमेश जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। जी धन्यवाद जी। उमेश जी, हम चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को आपका जो जर्नी रही है, पॉलिटिकल जो जर्नी रही है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में लगातार पिछले 33 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने बूथ एजेंट से शुरू किया है कांग्रेस का ये कार्य जो है। मैं सबसे पहले 1991 में सबसे छोटी इकाई से आप शुरू किया। हाँ, लोकसभा का चुनाव हुआ था। हाँ। उस समय मैं रामनिवास जी मिर्जा, जो हमारे बाड़मेर जैसलमेर से एमपी रहे थे, हाँ। उनका बूथ एजेंट था मैं। सबसे पहले हमारे मोहल्ले का जो हायर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर का जो केंद्र था, वहाँ का बूथ एजेंट रहा हूँ, वहाँ से चला हूँ। फिर यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा हूँ 10 साल तक जैसलमेर का। यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव रहा हूँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव रहा हूँ। वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर का अध्यक्ष हूँ और जैसलमेर यूआईटी का पूर्व चेयरमैन हूँ। और लगभग मैंने राजस्थान के 17 जिलों में और राजस्थान देश के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के लिए अलग अलग भूमिकाओं में काम किया है। उमेश जी, आप जैसे यूआईटी के चेयरमैन भी एक्स चेयरमैन हैं जैसलमेर से, तो आप कैसे देखते हैं जैसलमेर की धरा को, जैसलमेर की समस्याओं को, जैसलमेर की अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखते हैं और क्या आपका नज़रिया है इस? देखिए, जैसलमेर बहुत ही सुंदर शहर है और पूरी जिला ही सुंदर है। उसका कारण ये है कि उसकी भौगोलिक स्थिति जो है ना, वो मिश्रित भौगोलिक स्थिति है। आप बाकी लोगों के, आम जनता की भावना समझ में यही है कि वो धोरों की धरती है, सिर्फ धोरे हैं। लेकिन सिर्फ धोरे नहीं है, किले भी आपको मैदान भी मिलेगा, पठार भी मिलेंगे, धोरे भी मिलेंगे। शहर के सराउंडिंग 45 किलोमीटर तक कहीं धोरा नहीं है। अच्छा। 45 किलोमीटर दूर जब आप जाएंगे किसी भी दिशा में रेगिस्तान अगर आपको देखना है तो जैसलमेर से 45-50 किलोमीटर दूर जब जाएंगे, किसी भी दिशा में जाइए, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी दिशाओं में 45-50 किलोमीटर के बाद ही धोरे दिखेंगे। उससे पहले आपको धोरा नहीं दिखेंगे। एकदम समतल या कहीं पठारी जमीन मिलेगी। धोरा को आप अगर आम आदमी की भाषा में बोले तो रेगिस्तान और बालू रेत जो होती है, जिसके टिब्बे होते हैं, बालू रेत के टिब्बे जो हैं वो उसको धोरा कहते हैं राजस्थानी भाषा में। और मोटे तौर पे रेगिस्तान कहिए। तो ऐसी भौगोलिक स्थिति पूरे भारत में किसी देश में नहीं होगी, किसी भी शहर में नहीं होगी जहाँ मैदान भी हो। और किसी शहर में नहीं, किसी चाहे मतलब किसी जिले में नहीं होगी जहाँ मैदान भी हो, पठार भी हो और बालू के रेगिस्तान तो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ 868 साल पुराना किला बना हुआ है, जो जिसे सोनार किला के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जैसलमेर में पीला पत्थर मिलता है तो और पीला पत्थर निकलता है वहाँ से, तो उसको सोनार दुर्ग कहा जाता है। सोने के तो स्वर्ण नगरी कहते हैं, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। और स्वर्ण नगरी का मैं यूआईटी का चेयरमैन रहा हूँ। एक यूआईटी चेयरमैन रहते हुए मैंने जैसलमेर में, चूँकि मैं फर्स्ट चेयरमैन था यूआईटी का, तो मैंने उस समय फर्स्ट चेयरमैन जो चैलेंजिंग काम था उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाया और जैसलमेर में एक शानदार यूआईटी की स्थापना मुझे करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ पार्टी का और पार्टी नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। इसी तरीके से संभावनाओं की आपने बात की, तो जैसलमेर में विपुल संभावनाएं हैं। सबसे पहली संभावना तो टूरिज्म की है। वहाँ पर्यटन की इतनी सारी संभावनाएं हैं कि वहाँ अभी आने वाले 300 सालों तक भी टूरिस्ट कभी वहाँ उब नहीं सकता। क्योंकि अभी तो जैसलमेर का जो कहिए तीसरा चौथा हिस्सा जो है वही टूरिज्म के लिए खुला है। बॉर्डर अगर खोल देंगे, बॉर्डर तक जाने के लिए अगर टूरिस्ट के लिए खोल देंगे तो इतनी संभावना है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और जैसलमेर की शानदार नक्काशी जो है पत्थर की, वो अपने आप में बेमिसाल है। ऐसी नक्काशी आपको लकड़ी के भी नहीं मिलेगी, ऐसी पत्थर पे नक्काशी की, इतनी बारीक नक्काशी है। किले पर जो जैन मंदिर है वहाँ इतनी बारीक नक्काशी है कि वहाँ आपको ग्लास लेके देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गेहूं जितना मंदिर और उसके अंदर तिल जितनी मूर्ति है भगवान महावीर की। अच्छा। तो एक से एक सुंदर कलाएं हैं वहाँ का स्थापत्य है, वहाँ की लोक कला है, संगीत है। और वहाँ का जो रहन सहन है वो भी अपने आप में यूनिक है। वहाँ का जो खान पान है वो भी यूनिक है। एकदम शुद्ध खान पान है वहाँ का, एकदम शुद्ध, कोई मिलावट नहीं है, निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। तो यूआईटी के चेयरमैन रहे, तो आपके यूआईटी के चेयरमैन रहते हुए आपको किन समस्याओं, बजट की बात कर रहा हूँ कि क्या बजट, क्योंकि सरकार में रहे हैं तो बजट तो एक मेन मुद्दा रहता ही है, इसके अलावा समस्याएं क्या है बताइए आप, मतलब क्या समस्याएं हैं? प्राथमिक तौर पे समस्या यही थी
कि मैं पहला चेयरमैन था, तो जब मैंने यूआईटी एज ए यूआईटी चेयरमैन ज्वाइन किया तब वो कुछ भी नहीं था, जीरो से स्टार्ट किया मैंने, जीरो से स्टार्ट, क्योंकि लैंड बैंक भी नहीं था, बजट भी नहीं था, स्टाफ भी नहीं था, ऑफिस भी नहीं था, तो संभावना बहुत मतलब अनंत संभावना मैं देख रहा हूँ। तो ये समझिए कि मैंने उसका फाउंडेशन मैंने रखा है। हाँ, तो मुझे अवसर मिला और मैंने 24 महीने के कार्यकाल में वो सब कुछ करके दिखा दिया जो चैलेंजिंग था, और जीरो से स्टार्ट करके मैंने जिस समय मैंने इस्तीफा दिया 24 महीने बाद, जब मैंने सरकार बदल गई तो मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि 12 महीने अब तब तक थे हमारे पास, 3 साल का अपॉइंटमेंट था। 3 साल। लेकिन राजनीतिक शुचिता ये कहती है कि जब सरकार नहीं रही, जिस मुख्यमंत्री ने हमें बनाया, उन मुख्यमंत्री जी ने जब इस्तीफा दे दिया था, तो राजनीतिक शुचिता के नाते मैंने भी इस्तीफा दे दिया। तो उस समय मैं यूआईटी जैसलमेर को इस स्थिति में ले आया कि ऑफिस बिल्डिंग भी थी, स्टाफ भी था, लैंड बैंक भी था, पैसा भी खूब हो गया था और योजनाओं का भी काम शुरू हो चुका था। ऐसी स्थिति में लाके आया। मैंने एक आवासीय कॉलोनी लॉन्च की जो वहाँ के अमर शहीद सागरमल जी गोपा के नाम से थी, उनको स्टार्ट किया मैंने उसकी परिकल्पना की और मैंने उसको डिजाइन करके मैंने उसका स्टार्ट करवाया। जैसलमेर टूरिस्ट को आकर्षित करता आ रहा है और आकर्षित करता रहा है, तो क्या इकोनॉमिकली जैसलमेर किस तरह से, मतलब इकोनॉमिकली क्या? देखिए, जैसलमेर के बारे में एक लेखक ने 1953 में जब वो जैसलमेर आए और फिर 1973 में आए, 20 साल बाद आए, तब उन्होंने किताब लिखी, उसमें लिखा जैसलमेर एक ऊँगता शहर है। ऊँगता शहर इसलिए लिखा कि जैसलमेर में उन दिनों बिल्कुल शांत रहता था। जैसलमेर में व्यवसाय नाम का कोई खास कामकाज नहीं था। तो जैसलमेर के जो उद्योगपति थे, जैसलमेर के जो पूंजीपति थे, वो अपना व्यवसाय करने के लिए दक्षिण भारत चले गए थे और जैसलमेर सूना सा शहर हो गया था। 73 की बात कर रहे हैं? हाँ, 1973 की बात कर रहे हैं। लेकिन 1974 में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, वो पोखरण परमाणु परीक्षण करने आई, और पोखरण परमाणु परीक्षण करने के बाद जब वो जैसलमेर आई और उन्होंने पटवा की हवेली को देखा, उन्होंने किले को देखा, तो किले को देखकर उन्होंने जैसलमेर के टूरिज्म को स्टार्ट करने का फैसला लिया और उसके बाद जैसलमेर का टूरिज्म स्टार्ट हुआ। जैसलमेर की लाइफलाइन जो है वो 3 लाइफलाइन है। पहली जो लाइफलाइन है वो है ये पर्यटन, टूरिज्म जो है, ये हमारा सबसे पहली लाइफलाइन है। दूसरी लाइफलाइन जैसलमेर की है जो ये इंदिरा गांधी कैनाल जो आ रही है, नहर, इस वजह से एक समय ये था जैसलमेर में पीने का पानी नहीं होता था, और आज जैसलमेर जिला जो है वो 5 जिलों को पानी भेज रहा है पीने के लिए, जो नहर से आगे जा रहा है। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र, मैं कह सकता हूँ कि लगभग 25,000 किलोमीटर का बहुत बड़ा क्षेत्र, जो बिल्कुल थार के रेगिस्तान थे, बहुत जबरदस्त 25,000 किलोमीटर। हाँ, तो ये तो वर्ग किलोमीटर वहाँ अब आप देखिए एकदम हरा भरा हो गया है। अच्छा, 25,000 वर्ग किलोमीटर हरा भरा हो गया। वर्ग किलोमीटर में आप अगर आके देखें, ये तो भौगोलिक स्थिति बदल गई। जैसलमेर जहाँ से जैसलमेर नहर घुसती है बीकानेर से, नोक से लेकर उसका अंतिम छोर करड़ा पोछिना के पास है, जहाँ के रोक दी गई। अभी उसको बाड़मेर जाना था नहर को, यहाँ तक रोक दिया गया, वरना अभी और बाड़मेर का इलावा का गढ़ा रोड तक जाना था। तो गढ़ा तक भी इसका पानी जाता, हिमालय का पानी पहुंचता तो और हरा भरा होता और सब अच्छा होता। तो दूसरी लाइफलाइन है जो जैसलमेर की जो कैनाल है, यहाँ कैनाल पे लाखों लोग जो है किसान, वो डबल क्रॉप ले रहे हैं और खूब सारी फसल हो रही है जो पूरे देश की मंडियों में जा रही है फसल। तीसरी लाइफलाइन जैसलमेर की जो है वो खनिज संपदा है। जैसे जैसलमेर से जो पत्थर निकलता है वो पीला पत्थर निकलता है, गोल्डन। क्या डेप्थ है? डेप्थ क्या है इसकी डेप्थ जो है ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। लेकिन जो पीला पत्थर है वो 3 तरह का पीला पत्थर है। एक है जो है सैंडस्टोन जो एक है लाइमस्टोन और एक मेसनरी स्टोन है। तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए काम आता है। तीनों अलग अलग इंडस्ट्री के लिए काम आता है। और जैसलमेर से प्रतिदिन 2 ट्रेनें जाती है, भर के जाती है लाइमस्टोन की। पूरे देश में जहाँ सीमेंट और आयरन बन रहा है वहां से सप्लाई होती है। तो जैसलमेर जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे ज्यादा कमाई दे रहा है अकेले मालगाड़ी से सबसे ज्यादा कमाई दे रहा है। ठीक इसी तरीके से जैसलमेर का जो पीला पत्थर है उसमें एक सॉफ्ट पत्थर होता है, उससे घर बनाए जाते हैं, नक्काशी उसमें गढ़ी जाती है। वो लकड़ी पर जो इतनी नक्काशी नहीं हो सकती, इतनी बारीक नक्काशी वहाँ होती है। दूसरा, जैसलमेर का कल्चर बहुत रिच है। यहाँ का इतना कल्चर रिच है कि जैसलमेर जो अतिथि आते हैं वो हमारे मेहमान जो हैं वो भगवान के बराबर होते हैं। ये अतिथि देवो भव जो भारत की जो संस्कृति है उसको सही मायने से कोई अगर उस चरितार्थ कर रहा है तो वो जैसलमेर का आदमी है जो टूरिज्म नहीं भी करता है। अगर उससे भी आप आके पूछ लेंगे तो आपको सही सलाह देगा, मार्गदर्शन करेगा, आपके साथ चलेगा। आपको किसी का घर दिखाना हो घर दिखा देगा, कोई पैसे का लालच नहीं रखते। तो ठीक इसी तरीके से जैसलमेर जो है विपुल संभावनाएं हैं। और अब तो जैसलमेर में
गैस भी निकलने लग गई है, जो रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, और अलग अलग जगह जो खोज हो रही है वहाँ तेल निकलने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खूब सारा माइनिंग भरा हुआ है, खूब सारी खनिज संपदा है, खूब सारी खनिज संपदा है। और जैसलमेर आने वाले दिनों में, जैसलमेर बाड़मेर जो है, जो सूरज जैसे पूर्व से उगता था और हम जो पिछड़े हुए थे बाड़मेर जैसलमेर, अब आने वाले दिनों में जैसे रिफाइनरी बाड़मेर है, तेल निकल रहा है, गैस निकल रही है, विपुल संभावनाओं के साथ साथ जैसलमेर बाड़मेर सब जो ये इकोनॉमी का सूर्य जो आर्थिक सूर्य जो है, इकोनॉमिक बूस्टअप करेगा राजस्थान की आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर दुबई के बराबर होगा, दुबई के बराबर होगा। तो क्या मतलब आपको नहीं लगता कि ज़्यादा ही टाइम लग गया? 75 साल में हमने जैसलमेर की इकोनॉमी, जैसलमेर के टूरिज्म को पहचाना, या जैसलमेर की जो माइनिंग है, माइनिंग क्षेत्र उनको डेवलप किया। क्या ये हो सकता है 20-30 साल पहले नहीं हो जाना चाहिए था? देखिए पिछड़ गए कुछ। देखिए सभी चीज़ों के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी रहता है कि हम सबसे दूर रह गए। राजस्थान में भी सबसे दूरस्थ जो राजधानी से सबसे दूरस्थ जिला जो है वो जैसलमेर है। जैसलमेर से जयपुर आने के लिए रेल मार्ग से या बस मार्ग से, सड़क मार्ग से 13 से 12 घंटे लगते हैं, 12-13 घंटे लग जाते हैं। जबकि एयर कनेक्टिविटी जो है वो पूरी नहीं है, सिर्फ 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए ही है। और रेलवे का जो सिस्टम है वो अभी भी कोविड के बाद बिल्कुल। जैसलमेर का आम आदमी क्या विकास से संतुष्ट है, और क्या कमियां हैं? कनेक्टिविटी, रोड, हाईवेज, रेलवेज और अदर जो माध्यम है, या एयर कनेक्टिविटी की बात करें, कितना संतुष्ट है? क्या संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि जैसलमेर एक ऐसा शहर है जहाँ कायदे से देखा जाए तो ये टूरिज्म 12 महीने किया जा सकता है। जैसे गर्मी का सीजन होता है 4 महीने का, 5 महीने का, उसको छोड़ के उसमें नाइट टूरिज्म उसको किया जा सकता है। नाइट टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए। नाइट टूरिज्म प्रमोट करे। दिन के समय टूरिस्ट जो है वो होटलों में रेस्ट करे और शाम के समय निकले और नाइट टूरिज्म हो सकता है। संभावना की कोई कमी नहीं है। और जैसलमेर आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ेगा और बहुत विकसित होगा। निश्चित तौर पर जैसलमेर आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा संभावना रखता है और वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा कुव्वत है काम की, बहुत मेहनती है, कर्मशील है, और जैसलमेर के बारे में उनको आगे बढ़ाने का पूरी उनकी। थोड़ा राजनीति की ओर आ जाते हैं, राजनीतिक मुद्दे। अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जो राहुल गांधी जी उठाते हुए आए हैं, जनगणना, जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। क्या ये देश बांटने की व्यवस्था नहीं है कि आज 75 साल बाद भी आप और हम बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की? हमें बात करनी चाहिए कि एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, जो इंडस्ट्रीज़ को नीड है उसके, उस टैलेंट को डेवलप करने की, उन स्टैटिक्स की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ को, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप किया जाए और उस इंडस्ट्रीज़ के लिए सपोर्टिंग जो टैलेंट है वो कैसे डेवलप किया जाए, उस पर बात करनी चाहिए। आज हम इवन बेसिक एजुकेशन की बात नहीं करके आप जातिगत पहुँच गए। क्या ये सही मुद्दा है क्या? देखिए, मैं आपसे इस बारे में आपसे सहमत नहीं हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी कोई भी योजना जब बनती है तो निश्चित तौर पर वो सांख्यिकी के आधार पे बनती है, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे बनती है। जब देश में अगर हम लोग बाघ कितने हैं, तेंदुए कितने हैं, बब्बर शेर कितने हैं, हाथी कितने हैं, अगर उनकी गिनती करते हैं तो जातिगत जनगणना में क्या आपत्ति है? अब इसमें बड़े मैं इसमें निवेदन करता हूँ आपको मैं बताता हूँ। देखिए कि जो योजनाओं का लाभ आम जनता तक कब पहुंचेगा, जब उनका सही आंकड़ा सरकार के पास होगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राहुल गांधी, वो तो जनगणना हो रही है ना। नहीं, तो जातिगत जनगणना में उसमें आर्थिक मूल्यांकन भी हो रहा है पारिवारिक लेवल पे। साथ में अगर जाति बताई जाती तो आप और हम 75 साल से क्या कर देते हो? क्या वो आंकड़े पहले नहीं जुटाए जा सकते थे? आंकड़े 30 साल पहले, 40 साल पहले जब कांग्रेस की बहुमत थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो 2 दिन पहले गई आपकी। नहीं, तो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी थी, उसमें बकायदा फैसला किया गया था कि जातिगत जनगणना होगी और जातिगत जनगणना होनी थी। सरकार चली गई, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम तो यही मांग करेंगे कि जातिगत जनगणना हो। कारण ये है कि जातिगत जनगणना के आधार पर इस देश में कौन व्यक्तियों की, किस जाति की कितनी संख्या है, उनका वो क्या कामगार हैं, वो किस क्षेत्र में काम करते हैं। कामगार की स्पेशलिटी अलग होगी ना, वो फिर उनके अनुसार कामगार और एक्सपर्टाइजेशन उनका एजुकेशन से आएगा। योजना बनाएगी
सरकार उनके अनुसार। हाँ, तो उनकी एक्सपर्टाइज और उनका जो उनका एजुकेशन है उस सिस्टम को लाओ, उसको सिस्टम को डेवलप किया जाए तो वो पता नहीं होगा। देखिए इसको ऐसे ही समझिए कि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप जैसे किसी फैक्ट्री के मालिक नहीं, मैं कुछ आपके पास सुनिए, हाँ, आपके पास इलेक्ट्रीशियन कितने हैं, हाँ, आपके पास फीटर कितने हैं, हाँ, आपके पास तो टैलेंट के हिसाब से होनी चाहिए ना, जैसे वो होता है ना एग्जैक्ट टैलेंट का एनालिसिस होना चाहिए। आप और हम, हिंदुस्तान आज टैलेंट लेवल पे कहाँ खड़ा है, कहाँ आईटी के प्रोफेसर हैं, कौन नहीं नंबर, देखिए वो कहाँ गए, ये समझने की बात ये कुलवल जी कि कौन कहाँ पिछड़ रहा है। तो ये जो पिछड़ने का मामला है, वो लोग जो एजुकेशन में पीछे रह गए, वो लोग जो सरकार में भागीदारी से पीछे रह गए, वो लोग जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला, वो लोग जो वंचित वर्ग है, अगर वंचित वर्ग को कुछ मिलता है तो इसमें आपत्ति की क्या बात? दे ही रही है ना सरकार। नहीं, अभी 75 आप और हम एक बड़ा तबका है। क्यों ये कांग्रेस का ये तो नहीं है कि कांग्रेस केवल उस जातिगत जनगणना को भुनाना चाहती है इलेक्शन में। ना 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 ना, ये भुनाने का मुद्दा ही नहीं है। ये बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो भारत की जनता है, हिंदुस्तानी है, आम आदमी का, उसको बहला के, उसको मतलब उसको मिसगाइड करके उन्होंने आरक्षण के मुद्दों पे बात की, उन्होंने जातीय जनगणना पे बात की। मैं ये कहता हूँ, आप सुनिए, हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो देश का संविधान ही बदलना चाहती है, और अगर उनकी बदला जा सकता है क्या आपके हमारे होते हुए? जो संविधान के मूल जो व्यवस्था है उसको बदली जा सकती है क्या? नरेंद्र मोदी जी मजबूर हो गए कि जो लोकसभा के परिणाम आए 2024 के, उसके बाद मजबूर हो गए कि उनको जाके संविधान के आगे माथा टेकना पड़ा। बाकी सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि देश का संविधान वही हो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राजेंद्र टाइम के हिसाब से बदला जा सकता है ना। आप और हम जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपकी हमारी पारिवारिक रहन सहन था, वो बदला है, वो वैसे ही संशोधन, बच्चों की एजुकेशन बदली है, वैसे ही संशोधन हुए हैं। हाँ। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रुटि ये हुई है कि जातिगत जनगणना ना होने से एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो वंचित रह गया। अब वंचित वर्ग को संभालने की जिम्मेदारी किसकी? आखिर तो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। वो आर्थिक स्टैटिक्स भी तो बताएंगे वो मुद्दे। तो सिर्फ आर्थिक स्टैटिक्स से क्या होगा? जब तक आर्थिक स्टैटिक्स में सब नप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास उनकी संख्या तो हो, संख्या तो आएगी ना आर्थिक से। ऐसे समझिए कि आप मैं दोनों थाली में साथ खाने के लिए बैठते हैं, 5 लड्डू रखे जाते हैं, आपने 3 तो पहले उठा के जेब में रख दीजिए, और बाद में आप कहते हैं इन 2 में मुझे हिस्सा चाहिए। वापस मैं बात करता हूं। ठीक वैसे ही इसको इस तरीके से समझें कि हकीकत बात यह है कि देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो शिक्षा से वंचित रहा, जो राजकीय की योजनाओं से वंचित रह गया, और उसी कारण से क्या आपको हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि आज ही हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? 75 साल बाद भी ये सच्चाई, और दूसरे कंट्रीज कहाँ चली गई, और आप और हम शिक्षा पे ही बात कर रहे हैं। नहीं, ये सिक्के का दूसरा पहलू है, हाँ, जिसको हमें स्वीकार करना होगा। हम बड़ी बड़ी बात करें उससे कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये है कि सिक्के का दूसरा पहलू ये है, और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपका ही परिवार का, आपके परिवार में 4 भाई हैं जी, और कोई पिछड़ा रह गया तो आर्थिक आधार पे उसको नापा जाएगा ना, कि अगर पिछड़ा रह गया तो उसको सपोर्ट देना चाहिए, एजुकेशन में, उसको रोजगार में। कांग्रेस तो आर्थिक पिछड़ों को भी तो दे रही है ना। ईडब्ल्यूएस किसने लागू किया? ईडब्ल्यूएस किसने लागू किया? क्या कांग्रेस ने लागू किया? ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ क्या आर्थिक रूप से आप आर्थिक पिछड़ा तो सारी जातियों के लिए है ना आर्थिक पिछड़ा। वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस किसने लागू किया? ये भी कांग्रेस नहीं किया। तो निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस किसी धर्म, किसी जाति विशेष की बात नहीं करती, सर्वहित की बात करती है, सर्वजन की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। इसलिए अगर जातिगत जनगणना होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो कहते हैं कि इसका स्वागत है, आप ये होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आप एज ए इंडिविजुअल आप जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं? मैं एज ए इंडिविजुअल भी करता हूँ, एज ए कांग्रेसमैन भी करता हूँ, एज ए डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट भी करता हूँ, क्योंकि इस देश के तमाम नागरिकों को यह हक है कि उनके बारे में सारी जानकारी देश के सामने रहे, ताकि उनके बारे में हर व्यक्ति सोच सके। क्योंकि सरकार की जो योजनाएं बनती है निश्चित तौर पर उसी आधार पर बनती है, किस गांव में कितने लोग जाति में आपको वोट बैंक दिख रहा है? नहीं, वोट बैंक की बात ही नहीं, ये वोट बैंक का मसला ही नहीं है। वोट बैंक कैसे होगा जब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं? तो वोट बैंक की राजनीति दूसरे लोग करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने नहीं की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के समानता की बात की है, समरसता की बात की है, सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है। कांग्रेस ने कभी इंडिविजुअल बात नहीं कही। अब ये अलग बात है कि आप तोड़ मोड़ के कुछ बातों को अलग तरीके से पेश कर दो, उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि लोग बहुत शिक्षित और जागरूक हैं।
शिक्षित तो नहीं हुए ना, जिस लेवल पे एजुकेशन होनी चाहिए आज के 75 साल के हिंदुस्तान आज़ादी के बाद भी, उस लेवल पे आप शिक्षा कहाँ मिली बच्चों को, बच्चियों को, और क्षेत्र का विकास भी उस लेवल पे नहीं हुआ, बेसिक कम्युनिटीज़ भी हमारी डेवलप नहीं हो पाई। तो शिक्षा हमें इसीलिए तो देखना है कि दूर दराज के गांव ढाणियों में, चाहे वो बिहार की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, और चाहे तमिलनाडु की हो, और चाहे जम्मू कश्मीर की हो, वहाँ बैठा वो व्यक्ति जो आज भी सड़क से वंचित है, जो आज भी शिक्षा से वंचित है, जो आज भी पेयजल से वंचित है, जो आज भी ये सब भ्रष्टाचार 75 सालों के भ्रष्टाचार में ये सब भेंट चढ़ गए। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, अगर 75 साल के बजट को उठा लिया जाए, उमेश जी आप 2 मिनट दे दीजिए, आपको ये नहीं एनालिसिस करना चाहिए 75 साल में जितना बजट सड़कों में लगा है, जितना बजट नालियों में लगा है, अगर वो नालियाँ और सड़कें और पानी बिजली की समस्याएं अगर भ्रष्टाचार मुक्त होती तो क्या देश सोने की चिड़िया नहीं बन जाता 75 साल में? तो मुझे ये बताइए कि इस समय विगत 10 सालों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब तीसरी बार भी वो रिपीट हो गए हैं, तो इन 11 साल में वो आंकड़े बताते हैं, वो बोलते हैं पहले हाईवेज बनते थे, आंकड़े स्टैटिक्स है, उसको डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। वो जो बोल रहे हैं, वो तो दिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पहले जो रोड गिर रहे हैं, सड़कें 18 एयरपोर्ट में पानी आ रहा है। मैं कुछ मुद्दे बता देता हूँ। पहले जो रोड हाईवेज 18 किलोमीटर या 13 किलोमीटर डेली बनता था, आज 40 किलोमीटर डेली बन रहा है। पहले जो ये फर्जी आंकड़े हैं, वो आप बताइएगा मुझे, वो आपकी बात रखी जाएगी, वो तो इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, आप अपनी बातें रखिए। लेकिन जो बीजेपी बताती है आंकड़े, जीएसटी कलेक्शन 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। देश के जो जीएसटी का जो मूल जो इंडस्ट्रीज़ में जो परिवर्तन आया है, जो कलेक्शन हुआ है, जो इंडस्ट्रीज़ पे, जो उद्योगों पे, व्यापार पे जो 40 तरह के टैक्स लगते थे, उससे मुक्ति मिल गई। 1,60,000, 70,000, 80,000 करोड़ मंथली आ रहा है। क्या 20, 25, 30 साल पहले ये इकोनॉमिक सोची जा सकती थी? उसके अलावा जो हाईवेज का डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवेज में जो काम हो रहा है। मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूं। मैं जैसे आपने आर्थिक की बात की, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गड़बड़ाई थी, वो गड़बड़ाई थी सन 2000 से लेकर 92 में भी तो गड़बड़ाई थी। नहीं, जो सोना रिजर्व रखे गए थे मनमोहन सिंह जी, ये गलत कह रहे हैं, ये आंकड़ा आपके पास गलत है। हाँ। सोना रिजर्व रखा गया था वीपी सिंह जी की सरकार में, जब यशवंत सिन्हा थे वित्त मंत्री, तब सोना गिरवी रखा गया था। कांग्रेस की सरकार जब अभी पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, तब वो सोना वापस लाया गया और आर्थिक उदारीकरण उस समय शुरू हुआ। आर्थिक उदारीकरण से पूरी दुनिया में देश वापस आर्थिक रूप से बूस्टअप हुआ, और पूरी दुनिया में सन 2000 से लेकर 2013 के बीच में जब आर्थिक संकट में थी पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के बड़े बड़े देश जो आर्थिक प्रभुत्व रखते थे, वो सारे उनकी बैंकें डूबने लगी, सरकारी नौकरियां जाने लगी। लेकिन एक अकेला भारत था जहां कोई सरकारी नौकरी नहीं गई, कोई बैंक नहीं डूबी, और आर्थिक विकास हुआ, भारत का आर्थिक उन्नति हुई, और एक से एक बेहतरीन योजना लाई गई, चाहे वो नरेगा लाई गई और चाहे वो और जो नरेगा का, आप नरेगा की बात कर रहे हैं, जो नरेगा में जो भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं तो भ्रष्टाचार आज बंद हो गया क्या, मुझे बताइए। नहीं, मैं बंद होने की बात नहीं कर रहा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, कम जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पहले भी कम ही था, ये सोचने का। पहले की अगर बात करें तो खुद राजीव गांधी जी बोल के उन्होंने कहा था कि 1 रुपए में 85 पैसा भ्रष्टाचारियों को जाता है, 15 पैसा ही हकीकत में डिलीवर हो रहा है। राजीव गांधी जी में एक विल पावर था, वो मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बोलते थे, उन्होंने कहा, हाँ, और वो 1 रुपया चलता है, आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। 85 पैसा बीच में रह जाता है, पैसा गरीब तक पहुंचता है। तो उन्होंने ये जो कहा, वो देश के तमाम सच्चाई थी, देख उस वक्त देश के तमाम अधिकारियों और सभी के बारे में, मतलब अधिकारी भी शामिल है और शायद लीडर भी शामिल है। अधिकारी क्यों? अधिकारी अगर पाबंद करे तो, अधिकारी अगर लीडर अगर पाबंद करे तो अधिकारी कर सकता है क्या चोरी? उसका पार्ट जो है वो सभी जिम्मेदार। अगर लीडर, अगर आपका परिवार, उन्होंने सुधार किया, देश में सुधार किया, देश का नाम हुआ उस समय। नहीं, उसमें कोई तो राय नहीं। राजीव गांधी जी का जो विजन था वो बड़ा ब्रॉड था। उन्होंने जो संचार क्रांति किसने की? राजीव गांधी जी ने की। ये जब कंप्यूटर लाए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। राजीव गांधी जी ने जो काम किया तो विरोध किया था, कंप्यूटर लाए तो विरोध किया था। तो सच्चाई ये है कि
वो युवा थे उस समय, टेक्नोलॉजी को समझते थे। हाँ, और उन्होंने लेके आए विदेश से, ब्रॉड विजन था उनका। हाँ, देश के प्रति, विकास के प्रति, और जो देश के प्रति जो समर्पण था वो राजीव गांधी जी का था, अच्छा था। देश की रक्षा के लिए भारत में पड़ोस में आके इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने इसको भी नहीं डिनाई किया जा सकता कि भेज के अपना प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन कांग्रेस में भगवान राम के अस्तित्व को नहीं, कभी नहीं। भगवान राम कांग्रेस के तमाम लोगों के लिए पूजनीक थे, पूजनीक है, पूजनीक। तो राम मंदिर बन गया तो अब आप संतुष्ट हैं? धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को? राम मंदिर को से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर जो राजनीति हो रही है उस पर आपत्ति है। तो आज हिंदू मुसलमान पे जो राजनीति, कहीं हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं है। जो देश में सर्कुलरिज्म सही है क्या? मैं तो एक बात समझता हूँ कि देश में आस्था रखने वाला देश का प्रत्येक नागरिक जो देश के संविधान के अनुसार चलता है वो सही है। जो देश के संविधान के अनुसार नहीं चलता, अपराध करता है, गलत करता है, वो गलत है, चाहे कोई भी है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे और कोई। आतंकवाद कल भी गलत था, आज भी गलत है, हमेशा गलत होगा। ठीक इसी तरीके से कट्टरपंथ कल भी खराब था, आज भी खराब है, आने वाले समय में भी खराब होगा। देश चलता है सौहार्द से, देश चलता है प्रेम से, सद्भावना से, आप एक दूसरे के साथ मिलकर चलने से। और इस देश की नींव जो है, भारत की जो नींव है, वो नींव अपने आप में इतनी मजबूत है, जिसको चाहे सांप्रदायिक सौहार्द कहिए, चाहे सर्वधर्म संभाव कहिए। और हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हम कहीं कट्टर हो ही नहीं सकते। तो देश जो है वो प्रेम से, भाईचारे से चलता है। कुछ कट्टरपंथी, आज भी कट्टरपंथी है शायद, वो उन आवाजों को जो भी क्या आप उनको बुलंद होकर उनके खिलाफ? बिल्कुल, हम तो सख्त खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने जब शोषण किया तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ। आज नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लगी, क्योंकि पार्टी एक कांग्रेस थी उस समय, कांग्रेस थी, लेकिन पूरे हर हिंदुस्तानी ने लड़ाई लड़ी। नहीं, हर हिंदुस्तानी ने कैसे लड़ी? महात्मा गांधी ने जब उसे आम आदमी की लड़ाई बनाया, हाँ, तब लड़ी। हाँ, तो लीड महात्मा गांधी ने भले ही लीड किया, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने लीड किया और अपनी मतलब उन्होंने कुर्बानी दी अपने। एक से एक बड़े आंदोलन हुए, पूरे देश को मोबिलाइज किया गया, पूरे देश में आज़ादी के लिए केवल जो महात्मा गांधी ने सहयोग किया, लेकिन और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो बेनामी रह गए। मैं कहता हूँ गुमनाम, लाखों गुमनाम हैं, लाखों गुमनाम हैं, और लाखों तो उन गुमनामी को छिपाए रखा नहीं, उनको भी उजागर नहीं किया शायद। नहीं, कैसे नहीं किया? सभी को किया गया। लेकिन अब जो झूठे जो है ना, जो पका हुआ नाखून कटवा के अपने आप को शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। देखो, आजादी में तो कोई झूठे थे नहीं। देखिए, आजादी के समय हर हिंदुस्तानी का ये था कि हिंदुस्तान को आजाद होना। जी, अब ये देखिए, आपने बात छेड़ी है तो बता दूं मैं आपको, बता दीजिए कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उस समय तथाकथित जो सावरकर जी थे और ये इनके जो गुरु जी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग नहीं करना है। जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, तब उन्होंने उनके पत्र जो है अभी तक अभिलेखागार में पढ़े हैं, और पत्र हैं उनके कि हम लोगों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं बनना है, हमें अंग्रेजों के साथ जाना है। तो किसी समय तो जो लोग अंग्रेजों के साथ जाने के तैयार थे और देश की आज़ादी का समर्थन नहीं कर रहे थे, तो सोचिए बहुत सारे मुद्दों पे शायद गांधी जी और सुभाष जी आपस में समर्थन, मतलब एक दूसरे से मुद्दों पे समर्थन नहीं किया उन्होंने। देखिए, मेरी बात हो सकता है महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, जो क्रांतिकारी लीडर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, कोई आपत्ति नहीं थी। ये जो विरोधाभास फैलाया जा रहा है वो सरासर गलत है। कारण ये है कि आजाद हिंद फौज की जो टुकड़ियां थी, उनका नाम था सरदार पटेल टुकड़ी। नेहरू, सरदार पटेल की बात करते हैं, नेहरू पंडित नाम, तो सरदार जी टुकड़ी थी। पंडित नेहरू के नाम से एक टुकड़ी थी, दल था उनका, उनके एक दल का नाम पंडित नेहरू के नाम से रखा गया। जी जी, और एक नाम सरदार पटेल के नाम से रखा गया था। ऐसा कुछ नहीं था। और जो महात्मा गांधी जी को जो महात्मा कहा जाता है, वो महात्मा स्वयं ने नहीं कहलवाया, वो महात्मा उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जो आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद जो सरदार पटेल ने जो पराक्रम दिखा के जो हिंदुस्तान को अलग अलग सियासतों में बटा हुआ था, उन अलग राजनीतिक राज दरबारों में बटा हुआ था, उस रियासतों को एक किया, जो एक करने का जो पराक्रम जो किया, वो पराक्रम कहीं ना कहीं उसको नगण्य, मतलब उसको कम किया जाए और कम दर्शाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए,
नेहरू जी और सरदार पटेल साहब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे और दोनों ने मिलकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस को आगे बढ़ाया, देश को आज़ाद करवाने में दोनों बराबर का योगदान दिया। अब साथ बैठकर कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, तो वो आपस में अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, जिसके तहत सरदार पटेल ने ये जिम्मेदारी ली कि रियासतों के विलय के संबंध में वो काम देखेंगे। तो पंडित नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे पे जो अभी धारा 370 हटा दी गई, आपका क्या कहना है? कश्मीर के मुद्दे पर भी सिर्फ राजनीति की जा रही है, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है जो बताई जा रही है। देखिए पूरे देश में उस समय 3-4 ऐसी रियासतें थी जो जिनकी जनता जो थी वो हिंदू बाहुल्य थी और उनके जो शासक थे वो मुस्लिम थे, जिसमें जूनागढ़ आता है, हैदराबाद आता है। ठीक इसी तरीके से कश्मीर जो थे वहाँ के राजा जो थे वो हिंदू थे, हरि सिंह जी, और वहाँ की जो आबादी थी ज़्यादा वो मुस्लिम कम्युनिटी थी। तो उनके अनुसार विलय की जो शर्तें थी, तो उनको शर्तों के लिए निश्चित तौर पर सरदार पटेल ने जो प्रयास किए, उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि ये सब कुछ हो पाया। और सच्चाई ये है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू ने जो पहली सरकार बनाई थी उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उन्हीं को तो ये जिम्मेदारी दी गई थी। आपको ये पता है कि जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें 3-4 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल ने क्षमा करें जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पहली सरकार बनाई उसमें इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो थे उनको मंत्री बनाया, मंत्री बनाकर उनको जिम्मेदारी दी कश्मीर की। तो सारी बातें जो है ना उनको भटकाया जा रहा है, मूल मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है, सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। तात्कालिक परिस्थिति क्या थी? आज आप कहेंगे कि मेरे दादाजी ने वो काम ठीक नहीं किया, लेकिन आप नहीं जानते कि आज से 100 साल पहले आपके दादाजी किस परिस्थिति में थे, उन्होंने ये फैसला किस परिस्थिति में लिया, उस परिस्थिति को तो हम जानते नहीं है और अब हम आरोप लगाने में रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से उस समय की तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता था वो उस समय की सरकारों ने किया, सरदार पटेल ने भी किया, पंडित नेहरू ने भी किया और उस समय के जो नेता थे सभी ने मिलकर किया। देश की आज़ादी के लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे गर्म दल हो चाहे नरम दल हो। जिस तरीके से बाल गंगाधर तिलक जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, विपिन चंद्र पाल ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने परिणामों का बलिदान दिया, ठीक इसी प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, जेलें भुगती। खुद पंडित नेहरू जो हैं वो 11 साल तक जेल में रहे, खुद महात्मा गांधी जो 9 साल जेल में रहे। अब उन बातों पे मैं समझता हूँ कि आपने अपने विचार रखे और बड़े आपने जैसलमेर की विकास की बात की, आपने बात की कि संगठन की बात की, कांग्रेस के विचारों की बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ उमेश जी आगे आपसे इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे। और आपने जिस तरह से अपने विचार रखे और जिस तरह से पराक्रम के साथ आपने बताया कि कांग्रेस ने क्या क्या किया और कांग्रेस की विचार और विचारधाराओं को आपने हमारी व्यूअर्स के सामने रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपकी आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और मैं अपनी ओर से आपकी आवाज़ को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपकी आवाज़ आम जनता तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बात आम जनता के बीच रख सकें और आम जनता उससे और अधिक जुड़े, ताकि आपको अधिक से अधिक उसका जुड़ाव हो जनता का और आपकी आवाज़ की खुशबू जो है वो चारों तरफ महके। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद।